नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज भारत व विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है मैं आगामी अगस्त में होने वाली जो परीक्षा है यूपी SSSC पेट और SSC CGL या CHL की जो भी पेपर अगस्त में होने वाले हैं उन सबको देखते हुए दोस्तों मैंने ये प्रश्न तैयार किया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह वाक्य किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। यह वाक्य जो है यह कथन वारेनियस के द्वारा कहा गया था। अगर हम इनके पूरे नाम के बारे में बात करें, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बर्नहार्ड वारेनियस। दोस्तों यह जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो देखिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो है हम किस विद्वान को देते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसके विद्वान के बारे में बात करें तो वो हैं कापरनिकस। अगर इनके पूरे नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका पूरा नाम है निकोलस कापरनिकस। दोस्तों ये जो है पोलैंड के एक खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। तो याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर, दोस्तों और होगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड भ्रमण करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। एक बार इसको फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए फिगर आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, ये सूर्य है, इसको हम सन कहेंगे, और इसके चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। दोस्तों सबसे पास जो है बुध है, उसके बाद जो है शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, एक क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रह। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जैसा कि दोस्तों आपको फिगर देखने पे ही पता चल गया होगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार और इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पास अगर सूर्य को देखा जाए दोस्तों तो वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो ये सारे ग्रह हैं दोस्तों। इसका इंग्लिश नेम भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में ही पूछ देता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है वो 21 जून को दिखाई देता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौरमंडल की जो खोज है वो 1543 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? अगर हम पार्थिव ग्रहों की संख्या के बारे में बात करें तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो है 4। कौन कौन से है याद रखिएगा दोस्तों। पहले नंबर पे है बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल। दोस्तों हम पार्थिव ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं? इनके आकार के बारे में कहते हैं दोस्तों कि ये आकार में पृथ्वी के समान होते हैं, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो दोस्तों पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। शुक्र भी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों? उपग्रह है। तो बचा कौन? ऑप्शन सी, सूर्य। तो दोस्तों सूर्य क्या है? एक तारा है। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक कितना समय लेता है पहुंचने के लिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है किसी न किसी परीक्षा में। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य का धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है दोस्तों वो 8.3 मिनट समय लगता है। दोस्तों अगर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बारे में बात करें तो इसकी औसत दूरी है 14 करोड़ 96 लाख। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों मैंने ऊपर ही फिगर में अभी आपको दिखा चुका हूँ। सबसे अगर हम क्रम की बात करें दोस्तों तो सूर्य से सबसे पास जो ग्रह है वह बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, उसके बाद क्या है दोस्तों? वरुण। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। याद रखिएगा दोस्तों, क्रम भी कई बार पूछ लेता है और ज़्यादातर बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। तो इसके क्रम को याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो दोस्तों जैसा ही आपको पता है, मैंने ऊपर ये भी फिगर दिखाया था, ये सन है और उसके ठीक बगल में दोस्तों ग्रह कौन है? बुध। तो सबसे पास ग्रह कौन है दोस्तों? बुध। तो जो सबसे पास है वो सबसे जल्दी जो है सूर्य का चक्कर लगा लेगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको तीव्र ग्रह की सूची में रखा गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा क्या? बुध। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? किस ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं तो वो ग्रह है शुक्र। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इस ग्रह का आकार और जो अनेक संरचनाएं हैं वो एकदम पृथ्वी के जैसी ही हैं, इसलिए दोस्तों इसको हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है पेपर में। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है? दोस्तों वो एक ही ग्रह है जिसे शाम और भोर दोनों का तारा हम कह सकते हैं। तो वो ग्रह है दोस्तों शुक्र। शुक्र को ही हम लोग सुबह और शाम दोनों का तारा कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह और शाम को हमको यही चमकते हुए दिखाई देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति, पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों उपसौर स्थिति होती क्या है। दोस्तों उपसौर की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यह स्थिति दोस्तों कब होती है? यह स्थिति होती है 3 जनवरी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने होती है? दोस्तों ठीक उसी का उल्टा क्वेश्चन है। अपसौर स्थिति के बारे में बात करें तो वो दोस्तों 4 जुलाई को होती है। इसके बारे में बात करें दोस्तों, अपसौर के बारे में बात करें तो जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, सबसे ज़्यादा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिकतम होती है, उस स्थिति में जो है अपसौर की स्थिति होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? मतलब पृथ्वी के जो 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और जो है निफे, ये जो 3 परतें हैं दोस्तों
उसमें सबसे ज़्यादा किस भाग में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखा दिया है, सबसे ऊपरी जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, CRUST। और जो बीच वाले परत है, बीच वाले जो सबसे मोटी परत दिखाई दे रही दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और नीचे वाली जो परत है दोस्तों, जो बीच वाली रेड कलर की दिखाई दे रही है, वो क्या है, कोर है। कोर को ही हम निफे भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है निकेल और लोहा की जो प्रधानता पाई जाती है वो निफे में ही पाई जाती है, जिसे हम कोर भी कहते हैं, सबसे निचली परत जो है पृथ्वी की। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप हर क्वेश्चन को सीरियस लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको फिगर में ही देखने पे मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है इसमें वो मेंटल का ही है। ये जितना दोस्तों, ये लगभग जो पीला वाला भाग है ये सारा मेंटल ही है। तो सबसे ज़्यादा भाग जो मेंटल का है वो है इसमें 68%। तो लगभग 68% भाग जो है पृथ्वी का मेंटल पाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप प्लीज़ बहुत सीरियस लीजिएगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं उस सब के बारे में आपको बताऊंगा, आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पे हूं, मैंने SSC क्रैक किया है दोस्तों, और राज्य संबंधी परीक्षाओं को जो है क्वालिफाई किया है। और हालांकि मैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी भी कर रहा हूं। मैं अपने पेपर देने के अनुभव से बताता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रश्न क्या है, एक बार और पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों इसमें तो केवल 4 ही ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन बदल भी सकते हैं, क्योंकि अगर सभी आपको याद नहीं, हर देश के बारे में आपको जो है ज्ञात नहीं है यह किस किस देश से होकर गुजरती है, तो दोस्तों आप उत्तर सही कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये 1-2 देश से नहीं होकर गुजरती जो कर्क रेखा है, वो दोस्तों टोटल लगभग जहाँ तक मुझे याद है 19 देशों से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए जो रेखा है ये है कर्क रेखा, और ये जो रेखा है दोस्तों ये है मकर रेखा। अब इस पे जो देश है दोस्तों, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों अगर हम उन देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे जो देश है वो है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे जो देश है वो है बहामास, चौथे नंबर पे जो देश है वो दोस्तों पश्चिमी सहारा, पाँचवें नंबर पे जो देश है वो दोस्तों है मुरितानिया, छठवें नंबर पे माली, सातवें पे अल्जीरिया, आठवें पे नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान आदि देशों से होकर दोस्तों ये रेखा गुजरती है। तो सोचिए दोस्तों, इन सभी देशों के बारे में जो है हमको जानकारी रहनी चाहिए, तभी हम इसके उत्तर को सही कर पाएंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है जो इंडियन जियोग्राफी से बनता है कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से होके जाती है। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो है भारत से लगभग 8 राज्यों से होके जाती है। अगर हम उन राज्य के बारे में बात करें दोस्तों तो पहले नंबर पे गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। तो देखिए जो स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। मैं इसके पूरी प्रोसेस को एक बार आपको समझा देता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं
चुका हूँ, इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को इसको एक बार डिटेल से समझा दूँ। दोस्तों पृथ्वी जो है पूरा राउंड 360 अंश देशांतर घूमती है। कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेगी। अगर हम वही बात करें 180 अंश देशांतर घूमने के लिए कितना समय लेगी? 12 घंटे। अगर हम वही बात करें 15 अंश देशांतर घूमने के लिए कितना समय लेगी दोस्तों? तो 1 घंटा लेगी। 1 घंटा में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम 1 अंश देशांतर घूमने के लिए बात करें दोस्तों कितना समय लेगी? तो ये लेगी 4 मिनट। बस यही हमारा उत्तर है दोस्तों। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है दोस्तों? 4 मिनट। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछ दिया जाता है। जैसे कोई देशांतर दे देगा, बोल देगा इतने देशांतर तक जो है पृथ्वी घूमी है, बताइए कितना समय लगा। तो दोस्तों ये मेथड आपको आना चाहिए, इससे आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो किस वर्ष किया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो 1884 में वाशिंगटन में हुए एक सम्मेलन में किया गया था दोस्तों। वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में दोस्तों 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणित समय जो है किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये पेपर में, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम भारत के प्रमाणिक समय के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत में जो है मानक समय की गणना जो है हम 82.5 अंश देशांतर के आधार पे करते हैं। 82.5 अंश जो है देशांतर के आधार पे हम जो है भारत में मानक समय की गणना करते हैं। यदि हम भारत में देखें दोस्तों, तो यह जो है रेखा 82.5 अंश देशांतर जो रेखा है, मानक समय रेखा, यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शैलों से भी संबंधित जो है प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वो आपको जो है उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें आग्नेय शैल कौन है, अवसादी शैल कौन है, और इसमें जो है कायांतरिक शैल कौन है। तो दोस्तों मैं इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे दोस्तों जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो है रवेदार है, रवेदार शैल इसे कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण जो है ग्रेफाइट है। और एक उदाहरण देखें दोस्तों, तो इसका एक और उदाहरण है बेसाल्ट। ये जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगर वहीं हम कायांतरिक शैल के बारे में बात करें, तो कायांतरिक शैल बनती कैसे दोस्तों? ये आग्नेय और अवसादी का जो मिश्रण होता है उससे कायांतरिक शैल का निर्माण होता है। अगर हम कायांतरिक शैल के उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसका पहला उदाहरण है संगमरमर। सबसे चर्चित उदाहरण यही है, संगमरमर। और दूसरा जो उदाहरण है दोस्तों वो है क्वार्टजाइट। और वहीं तीसरे नंबर पे दोस्तों आते हैं अवसादी चट्टानें। इसके बारे में 2 क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो प्रश्न जरूर बन जाता है। ये जो है परतदार होती है, पहला क्वेश्चन कि कौन सी जो है चट्टान वो परतदार होती है। दूसरा, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो अवसादी जो चट्टानें हैं होती हैं, जीवाश्म युक्त चट्टानें, जीवाश्म युक्त चट्टानें होती हैं। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें, इसका उदाहरण कौन है दोस्तों? तो इसका उदाहरण है स्लेट, पहले नंबर का उदाहरण। और दूसरे उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो है चूना पत्थर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगा आप लोग को बारे में, इसके बारे में पूरा बता दूं, इसलिए मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है?
ये तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन भी है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। अगर इसके ऊंचाई के बारे में बात करें दोस्तों तो ये इसकी ऊंचाई है 1850 मीटर। स्थित कहाँ है? नेपाल में है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, याद रखिएगा। फिर भी हो सकता है आपको पता ना हो तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ी है? वो है एंडीज़। मैं फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये जो है ये देखिए एंडीज़ है। एंडीज़ पर्वतमाला जो है ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये आप फिगर के माध्यम से भी देख लीजिए दोस्तों कितनी लंबी है। इसलिए ये जो है पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सबसे सक्रिय अगर ज्वालामुखी के बारे में हम दोस्तों बात करें तो वो है किलायू। कहाँ है दोस्तों? ये हवाई द्वीप पे स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्यूजियामा कहाँ का जो ज्वालामुखी है? जापान का है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो दोस्तों यही है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? दोस्तों कोटोपैक्सी जो है यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। मैंने अभी ऊपर ही इसके बारे में बता दिया हूँ दोस्तों। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? एक बार हम वायुमंडल में सब गैस के प्रतिशतता के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो नाइट्रोजन है 78.07%। वहीं हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन कितने है वायुमंडल में? तो 20.93%। अगर हम वहीं CO2 के बारे में बात करें दोस्तों तो CO2 कितनी है? 0.03% है, याद रखिएगा। अब वहीं हम आर्गन के बारे में बात करें तो आर्गन कितनी है? 0.93%। कभी कभी हाइड्रोजन के बारे में भी पूछ लेता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन कितनी है? 0.001%। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन तो है कितनी है? 78%। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? अभी दोस्तों मैंने बताया है जस्ट ऊपर, सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सर्वाधिक जो अस्थायी तत्व है वो है जलवाष्प। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने अंतिम प्रश्न में आते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये जो मेघ गर्जन की जो प्रक्रिया है वो वायुमंडल की किस परत में होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षोभमंडल में। जो मेघ गर्जन की प्रक्रिया है वो क्षोभमंडल में होती है। दोस्तों वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। टोटल जो है कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें। अगर हम पहली परत के बारे में बात करें तो सबसे पहली और सबसे निचली जो परत है वो है क्षोभमंडल। दोस्तों इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी इंग्लिश नेम भी पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों अगर इसके ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह 0 से लेके 8 या 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो दोस्तों आपको सोचते होंगे 8 या 18 का मतलब क्या है? दोस्तों जो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई है क्षोभमंडल की वो 8 किलोमीटर पे है, और अगर हम वही भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो वो 18 किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर इसमें होता क्या है,
दोस्तों इसमें जो है सभी मौसमी घटनाएं जो क्रियाएं हैं, जितने भी मौसमी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में जो है कमी आती है। जैसे हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उसके हिसाब से तापमान में कमी आ जाती है। जैसे हम 165 मीटर की अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, केवल इसी मंडल में दोस्तों, और मंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अगले मंडल पे आते हैं, जो दूसरी परत है। दूसरी परत है वो क्या है दोस्तों, वो है समताप मंडल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम दोस्तों इसके ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मंडल जो है पाया जाता है। इस मंडल की ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जेट विमान होते हैं वो इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। जो जेट विमान होते हैं, जो हमारे जहाज़ होते हैं, वो इसी मंडल में जो है उड़ान भरते हैं। और दूसरी घटना क्या होती है दोस्तों, इसी मंडल में जो है हमको 15 से लेके 35 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जो है ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जो हमें जो है परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसी ओजोन परत के बारे में बात कर रहा हूँ। वही ओजोन परत जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले मंडल पे हम चलते हैं। अगला मंडल है, तीसरा जो है मंडल वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेसोस्फीयर। अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर तक यह जो मंडल पाया जाता है। दोस्तों अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो इसी मंडल में, इसी जो है जो ये मध्य मंडल है, इसी मंडल में आके जल जाते हैं। जो उल्कापिंड अंतरिक्ष गिरते हैं वो इसी मंडल में आके जल जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं चौथी परत के बारे में। जो चौथी परत है वो है आयन मंडल। आयन मंडल अगर इंग्लिश में बोलें तो इसे इंग्लिश में हम लोग थर्मोस्फीयर कहते हैं। अगर इसके ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। 80 से 640 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसमें क्या घटनाएं होती हैं, इसमें दोस्तों पृथ्वी से जो प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे हैं वो इसी परत में जाके पृथ्वी पे फिर वापस भेज दी जाती हैं। यही परत जो है जब हम यहाँ से जो है रेडियो तरंगे प्रसारित करते हैं तो इसी मंडल से ये जाके वापस हो जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और अगली परत के बारे में हम बात करें 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर की जो परत है वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो याद रखिएगा इंग्लिश नेम भी इसका। दोस्तों ये जो है 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर का जो है सब बहिर्मंडल के रूप में पाई जाती है परतें। इसमें क्या दोस्तों, इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो हल्की गैसें हैं वो इसी में तैरती रहती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।